हेलो दोस्तों, BSEB 10th मैथ मिशन वही 100 में से 100 को आगे बढ़ाते हुए आज हम BSEB 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर वास्तविक संख्या को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए आज हम पहला चैप्टर वास्तविक संख्या स्टार्ट करते हैं। और ये आज दूसरा सेशन है। इससे पहले पहला सेशन लिए थे जिसमें हमने आपको BSEB 10th का मैथ का पूरा सिलेबस बता दिए थे। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप नीचे में लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज हम BSEB 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर वास्तविक संख्या को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। प्रश्नावली 1। इसमें आपको पढ़ना है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। तो देखिए, वास्तविक संख्या को पढ़ने से पहले आपको इस चैप्टर का थोड़ा सा थ्योरी पता होना चाहिए, तब आपको सवाल बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए पहले वास्तविक संख्या को जानने से पहले इस चैप्टर में जो है कुछ थ्योरी है जिसको आप जान लेते हैं। उसके बाद वास्तविक संख्या को बताएंगे क्या होता है और इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए पहले आप जान लीजिए, वास्तविक संख्या को जानने से पहले आप पहले ये जान लीजिए कि एक होता है प्राकृतिक संख्या। और कक्षा 9th में आप लोग पढ़े भी होंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या, इसका डेफिनेशन होता है गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे हो गया 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से गिनती की संख्या जहाँ तक जाएगा वहाँ तक। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये इंडेफिनिट तक जाएगा। तो ये हो गए प्राकृतिक संख्या। दूसरा एक होता है पूर्ण संख्या। दूसरा एक क्या होता है? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या बस वही है, प्राकृतिक संख्या से ही मिलता जुलता है। वैसी संख्या जो 0 से शुरू होकर प्राकृतिक संख्या के रूप का होता है उसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। जैसे देखिए 0 1 2 3 4 5, ऐसे करके ये हो गए पूर्ण संख्या। तीसरा एक है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या कहने का मतलब होता है कि वैसी संख्या जिसका अंक पूर्ण हो। ये संख्या माइनस में होती है, प्लस में भी होती है, 0 भी हो सकती है, लेकिन ये संख्या दशमलव में नहीं होगी। तो वो हो गए पूर्णांक संख्या। जैसे देखिए यहाँ पे दिए 0, तो 0 के इस साइड माइनस होता है, 0 के इस साइड प्लस होता है। तो 0 से इधर हो गए -1, इधर हो गया -2, इधर हो जाएगा -3, ऐसे करके ये माइनस में इन्फिनाइट तक जाएगा। इस साइड देखिए 0 के बाद हो जाएगा +1, +2, +3 4, ऐसे करके ये भी इधर इन्फिनाइट तक जाएगा। तो एक हो गया प्राकृतिक संख्या, दूसरा हो गया पूर्ण संख्या, तीसरा हो गया पूर्णांक संख्या। अब देखिए चौथा एक होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और इसमें एक शर्त है कि P और Q एक पूर्णांक होना चाहिए। जहाँ पे P और Q एक पूर्णांक हो और R जो है कभी 0 के बराबर नहीं होगा, इसको बोलते हैं बराबर नहीं इसको। तो इसमें देखिए जहाँ P और Q एक पूर्णांक हो, जैसे देख लीजिए 4/5 है, 5/6 है, 7/6 है, 4/3 है, 2/5 है। तो ये सब हो गया आपका परिमेय संख्या। और देखिए जैसे है √3
√5 मान के चलिए √5/2 है, √3/5 है, जैसे है 5/√3, 6/√7। तो इन सब को हम परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। वैसे तो ये दिख रहा है कि P/Q के रूप में है, एक P है एक Q है, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है। क्योंकि देखिए परिमेय संख्या का जो डेफिनेशन होता है उसमें कहता है कि जो संख्या P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और जहाँ P और Q एक पूर्णांक हो और R कभी 0 के बराबर नहीं होगा। तो नीचे में जो होगा तो सॉरी यहाँ पे होगा Q होगा, यहाँ पे हो जाएगा जहाँ Q जो है कभी 0 के बराबर नहीं होगा। तो देखिए ये तो हो गए P, ये हो गया Q। तो P/Q के रूप में तो ये है, तो ये सभी, और इसका दूसरा कंडीशन है कि जहाँ P और Q एक पूर्णांक हो। तो देखिए ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। तो ये सभी धनात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक दो तरीके के होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। जैसे देखिए यहाँ बताए थे कि 0 से इधर वाला हो गया धनात्मक पूर्णांक, 0 से इधर वाला हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। जो माइनस में है वो हो गया ऋणात्मक पूर्णांक और जो प्लस में है वो हो गया धनात्मक पूर्णांक। तो देखिए P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, तो इसको तो लिख सकते हैं P/Q के रूप में, ये लिखा भी है। और ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। जैसे 4/5 है तो ये तो परिमेय संख्या है, 5/6 ये भी परिमेय संख्या है, ये 7/6 ये भी परिमेय संख्या है, ये 4/3 है ये भी परिमेय संख्या है, और ये 2/5 है ये भी परिमेय संख्या है। उसके बाद देखिए वैसे तो ये भी दिख रहा है P/Q के रूप में, जैसे √3/5 तो ये हो गया P, ये हो गया Q, लेकिन ये नहीं है परिमेय संख्या। क्योंकि देखिए यहाँ पे √3 जो है ये एक पूर्णांक संख्या नहीं है, और इसका कंडीशन कहता है कि जहाँ P और Q एक पूर्णांक हो, तो ये नहीं है पूर्णांक, इसीलिए ये नहीं हुआ। √5 भी पूर्णांक नहीं है तो ये भी नहीं होगा। और देखिए 5/√3 ये भी नहीं होगा, 6/√7 तो √7 पूर्णांक नहीं है तो इसीलिए ये भी परिमेय नहीं होगा। तो ये सब अपरिमेय हो गए, ये परिमेय नहीं है। तो इतना आप समझ गए, इसको मिटा देते हैं, इसको नोट नहीं करना, वैसे समझ लीजिए। उसके बाद देखिए एक होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो संख्या परिमेय संख्या नहीं है वो सारी अपरिमेय संख्या है। जैसे देख लीजिए √3, √5, √7, √11 ये सभी हो गए अपरिमेय संख्या। और छठा एक होता है भाज्य संख्या। क्या होता है? भाज्य संख्या। वैसी संख्या जो किसी संख्या से विभाजित हो जाता है उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। या इसको ऐसा बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड निकल जाए उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, इसको 2 को हटा दीजिए क्योंकि यह अभाज्य भी है। देखिए 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये सभी भाज्य संख्या है। क्योंकि देखिए 4, 6, 8, 10 इन सबों का अभाज्य गुणनखंड निकल जाता है। जैसे एक एग्जांपल दिखा देते हैं आपको साइड में। यहाँ पे देखिए अगर 4 है तो 4 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से देंगे तो 2 दूनी 4, फिर देंगे 2 से, 2 है कम 2, तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 4 बराबर 2 गुनी 2 गुनी 1। या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुनी 2, 1 नहीं भी लिखिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे देखिए दूसरा है 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से लगाएंगे तो 2 तिहाई 6। अब इसमें नहीं लगेगा 3 से लगा दीजिए, 3 का 3, तो इसको लिख सकते हैं 6 बराबर 2 गुने 3 गुने 1। तो ये सब क्या हो गए? भाज्य संख्या। और 7वां होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो वैसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड नहीं निकलता है उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। या वैसी संख्या जो स्वयं और 1 के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो उसको बोलते हैं हम अभाज्य संख्या। जैसे देख लीजिए यहाँ पे है 2 भी एक अभाज्य संख्या है। 2 एक ऐसी संख्या जो अभाज्य संख्या है। 2, 3, उसके बाद देख लीजिए 5,
6 नहीं है, 7 9 10 11 13, ये सभी क्या है अभाज्य संख्या है, क्योंकि इनका अभाज्य गुणनखंड नहीं निकल रहा है। जैसे मान के चलिए हम 3 लेते हैं, 3 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 को लगाएंगे तो 3 का 3, तो इसका हो गया 3 गुने 1। तो ये किसी और संख्या से नहीं हो रहा है, ये सिर्फ अपने से हो रहा है, 3 से और 1 से हो रहा है, तो इसीलिए ये हो गए अभाज्य संख्या। ठीक, इसको मिटा देते हैं, ये थोड़ा समझने के लिए था, इसको नोट नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब आपका चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। तो देखिए अब वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, तो इसीलिए बताए थे ये सब पहले। तो परिमेय संख्या तो आप समझ गए हैं, परिमेय संख्या क्या होता है आप, और परिमेय संख्या भी समझ गए हैं। तो अगर परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिला देते हैं तो ये बन जाता है वास्तविक संख्या। क्या बन जाता है, वास्तविक संख्या। जैसे देखिए √3 हो गया, 4 हो गया, 4/5 हो गया, 6/7 हो गया, ये सब क्या हो गए वास्तविक संख्या। तो बस यही समझाना था कि वास्तविक संख्या आखिर होता क्या है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इतना लिख चुके होंगे, अगर नहीं लिखे हैं तो थोड़ा हम साइड हट जाते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आगे बताएंगे कि इस चैप्टर में और क्या क्या पढ़ना है। वास्तविक संख्या आपको बता दिए हैं क्या क्या होता है, समझा दिए हैं कि वैसी संख्या जो परिमेय प्लस अपरिमेय दोनों से मिलकर बनता है उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे। तो चलिए यहाँ तक नोट कर लिए हैं, अब आगे बताते हैं आपको। इस चैप्टर में एक चीज़ पढ़ना है जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, एक पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो पहले प्रमेयिका और एल्गोरिथम को जान लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो यही सब चीज़ आप लोगों को पढ़ने के लिए। तो देखिए इस चैप्टर में आपको पढ़ने के लिए एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, उसके बाद देखिए एक होता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो बस ये नाम से डरावना लगता है और इसमें कुछ है नहीं, बस इसका नाम ऐसे है प्रमेय। प्रमेय वैसे कुछ नहीं होता है, एक फार्मूला होता है, नहीं तो कोई स्टेटमेंट दिया रहता है कोई गणितज्ञ, तो उसको प्रमेय बोलते हैं। जैसे देख लीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अंदर आपको पढ़ना है, यह होता है लंबी विभाजन विधि। और यह लंबी विभाजन विधि जो बनती है वो बनती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के मदद से। किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। आगे बताएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है अभी। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अंदर आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं तो उसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो देखिए इसमें लंबी विभाजन विधि पढ़ने के लिए है। जैसे कि मान के चलिए लंबी विभाजन विधि का मतलब होता है जैसे हम किसी चीज़ में भाग देते हैं, मान के चलिए हम 25 में भाग दे रहे हैं 4 का, तो 4 6 के 24, कितना बचा यहाँ शेष 1 बचा।
तो एक बचा तो यही भाग देने की विधि को लंबी विभाजन विधि कहते हैं। इसमें ये ज़्यादा भी जाता है और कम भी जाता है। जब HCF निकालेंगे तो ये लंबा हो जाएगा, तो उसी को लंबी विभाजन विधि बोलते हैं। जैसे आगे देख लीजिए लंबी विभाजन विधि। और इसमें पढ़ना आपको एक है 2 संख्याओं का HCF ज्ञात करना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। और एक दूसरा होता है इसमें 2 संख्याओं की दो नहीं, इसमें होता है पूर्णांकों की विभाज्यता को जांचना, विभाज्यता की जांच करना। जैसे कोई संख्या सम है, कोई संख्या विषम है, तो वही इसके अंतर्गत आता है एक पूर्णांकों की विभाज्यता को जांच करना, जो कि आगे आपको सवाल बताएंगे तो उसमें पता चल जाएगा आपको कि पूर्णांकों की विभाज्यता क्या है। जैसे पूछेगा कि 3m+1 एक विषम संख्या है कि सम संख्या है, इसको आप प्रूफ कीजिए। 3m एक सम संख्या है, विषम संख्या। इस टाइप का कुछ सवाल इस चैप्टर में आपको पढ़ने के लिए है, तो इसी का नाम दिया पूर्णांकों की विभाज्यता की जाँच करना। उसके बाद देखिए इसमें आता है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अंतर्गत आपको पढ़ना है गुणनखंड विधि। गुणनखंड, इसको अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। और दूसरा पढ़ना है अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना। जैसे देखिए अभी हम आपको बताए थे कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि तो आप लोग जानते हैं, अभी बताए। जैसे है 6 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो 2 से देंगे तो 2 तिहाई 6, तो इसको लिख देंगे 6 = 2 × 3। तो यही हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि। इसमें कुछ नहीं, अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको HCF और LCM निकालने के लिए बोलेगा, जो कि शायद 1.2 में है। आगे पढ़ाएंगे तो पता लग जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा है अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना। तो अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना, जैसे अभी पढ़ाए थे कि अपरिमेय संख्या क्या क्या होता है। √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, तो ये सब अपरिमेय संख्या है। तो जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, तो ये सब तो अपरिमेय संख्या हम लोग जानते भी, अभी बताए भी थे, उसको सिद्ध भी किया। सिद्ध मतलब नहीं, वैसे बताए थे कि ये अपरिमेय संख्या कैसे है। तो इसको अब यही आपको आगे पढ़ना कि ये अपरिमेय संख्या कैसे है, उसको सिद्ध कीजिए। तो बस इतना चीज़ आप लोगों को पढ़ने के लिए। अब एक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, तो उसको समझ लेते हैं। उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझने के बाद आप लोगों को एक है प्रमेयिका और एक है एल्गोरिथम, तो उसमें भी आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। तो हम वो भी बता देंगे आपको प्रमेयिका और एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस है। तो आप इनको नोट कर लीजिए, तब तक थोड़ा हम हट जाते हैं। तो आप लोगों को हो गया होगा। तो देखिए हम आप लोगों को पढ़ाते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है।
और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को अच्छा से समझ लीजिए। उसके बाद अपने आप आपको पता लग जाएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और प्रमेयिका में क्या अंतर होता है, हम बता देते हैं अभी। तो चलिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसका होता है डेफिनेशन होता है दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A बराबर B क्यूब प्लस R, और इसका एक कंडीशन है कि जहाँ R जो है 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा और B से छोटा होगा हमेशा। और देखिए, इस चिन्ह को बोलते हैं बराबर। जैसे इधर है ऐसे है तो इस साइड जो रहेगा वो हो जाएगा बड़ा, इस साइड जो रहेगा वो हो जाएगा छोटा। और अगर ऐसे दे देंगे तो इस साइड जो होगा वो छोटा हो जाएगा और इस साइड जो होगा वो बड़ा हो जाएगा। जैसे देखिए, यहाँ पे 4 दे दिए, यहाँ पे दे दिए 5, तो 4 से बड़ा है ये 5, तो जिधर इसका मुंह खुला रहेगा उधर बड़ा का होता है। तो देखिए 4 से बड़ा है 5, अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दे दिए हैं हम 3, यहाँ पे दे दिए हैं 2, तो 3 से बड़ा है 2, तो इसीलिए इस इधर ऐसे है तो इसका हो गया 2 से बड़ा है 3। तो ये तो समझ गए आप लोग। और देखिए, और यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फॉर्मूला, A बराबर B क्यूब प्लस R। और देखिए ये कुछ नहीं है, सिंपल सा जैसे हम भाग देते हैं उसी को ये लिखा है। और ये इस फार्मूला से आपको HCF निकलता है, जो कि बहुत बढ़िया मेथड है HCF निकालने का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जिसको बोलते हैं। अगर इसी को स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं तो उसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जैसे कि आप लोगों को देख लीजिए, जैसे है मान के चलिए हम दे रहे हैं भाग 21 में भाग दे रहे हैं 4 का, तो अच्छा से दिख नहीं रहा है। जैसे देखिए 21 में भाग दे रहे हैं 4 का, तो 4 पंचा 20, कितना इधर बचा शेष 1। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, A को माना है जिसमें भाग देते हैं उसको A बोलते हैं, अब B उसको बोलते हैं जिससे भाग देते हैं, Q उसको बोलते हैं जितनी बार भाग देते हैं। ये हो गया भागफल भी इसको बोलते हैं हिंदी में, और इसको Q भी बोलते हैं। और उसके बाद देखिए ये तो हो गया शेषफल, जो कि हम लोग बचपन से भागा पढ़ते आ रहे हैं। और देखिए शेषफल को R बोला जाता है इस फार्मूला में। तो बस कुछ नहीं है, इस भाग को जो है इस फार्मूला में बैठा दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जो कि यूक्लिड साहब ने दिया था, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब देखिए, और यहाँ पे कंडीशन देखिए पालन भी हो रहा है कंडीशन का। R जो है 0 से बड़ा हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है। इसका मतलब हुआ कि बराबर ऐसे रहेगा, तो इसका मतलब हुआ कि 0 से बड़ा या बराबर रहेगा R, और लेकिन हमेशा B से छोटा रहेगा। तो देखिए B से हमेशा छोटा है R, अगर B से छोटा R नहीं रहेगा तो ये जो है अद्वितीय, ये गलत हो जाएगा। जैसे देखिए दिए गए 2 धनात्मक पूर्णांकों, तो इसमें कहता है कि अगर 2 धनात्मक पूर्णांक रहेगा तो उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका उस पर काम करेगा। जैसे देखिए 2 धनात्मक पूर्णांक, इसमें पूर्णांक ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए 4 और 21 ये दोनों धनात्मक पूर्णांक है,
ए और बी के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर आर रहेगा और बी से हमेशा छोटा रहेगा। तो इसमें देखिए ये तो समझ गए कि दो धनात्मक पूर्णांक रहेगा ए और बी के लिए, ऐसी अद्वितीय। तो ये अद्वितीय का मतलब क्या होता है ये बताते हैं। देखिए अद्वितीय का मतलब ये होता है कि अगर ए बराबर बी क्यू प्लस आर इस फॉर्मूले पे किसी को बैठाना है, जैसे एचसीएफ निकालने में, तो जितना आएगा नियम कायदे से उतना ही लिखा जाएगा। अब मान के चलिए यहाँ पे 21 है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे 21 है, थोड़ा सा इसमें इंक डाल देते हैं। अब देखिए ये भी तो भी देखिए जैसे 21 है यहाँ पे, तो 21 में कितना का भाग लगाए हैं? 4 का भाग लगाए हैं। तो 4 का भाग लगाए हैं तो कितनी बार जाता है यहाँ पे? 5 बार। तो ऐसा करते हैं इस बार हम 4 बार ही लगाते हैं। जैसे देखिए 21 को 4 बार ही लगाए हैं, तो 4 चौके 16, तो यहाँ कितना बचा? 5 बचा शेष, जो कि गलत है। और इस फॉर्मूला में भी है कि 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है आर, लेकिन बी से हमेशा छोटा रहेगा आर। ये देखिए बी से हमेशा छोटा रहेगा आर। यहाँ पे देखिए ये है ए, ये हो गया बी, ये हो गया क्यू और ये हो गया आर। तो देखिए ये हमेशा छोटा है, इसमें कहता है कि बी से हमेशा छोटा रहना चाहिए आर, लेकिन यहाँ देखिए बी से बड़ा है आर, तो जो कि गलत है। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 21 बराबर, और यहाँ पे देखिए ये तो लिख दिया है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 21 बराबर ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। तो देखिए बी की जगह पे कितना है? 4, क्यूब कितनी बार लगाए थे? 5 बार। आर कितना है? शेष 1 है। तो इसी को ऐसे लिखेंगे तो इसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अगर देखिए तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, अब देखिए ये हो गया क्यूब, ये हो गया आर। तो ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, तो यही है फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे 21 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 4 गुने 4 प्लस 5, क्योंकि देखिए ये b जो है b से बड़ा हो जाता है r, जो कि इस सूत्र में यहाँ पे साफ साफ कह दिया है कि b से छोटा होना चाहिए r। तो यही इसका कहने का मतलब है कि ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, और पूर्ण संख्या कहने का मतलब है कि r का मान जो है 0 भी आ सकता है, तो 0 पूर्ण संख्या है। वैसे प्राकृतिक संख्या होता है 1 2 3 4 5 इंडिफिनिट तक होता है। जैसे पूर्ण संख्या 0 से जो शुरू होगा तो वो हो गया पूर्ण संख्याएं। इसमें इसीलिए कहता है कि ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं। तो देखिए अगर ये आया है मान, तो आप ऐसे नहीं इसको लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। इसको हम ऐसे ही लिखेंगे 21 बराबर 4 गुने 5 प्लस 1। तो अब इसको लिखेंगे ए बराबर बी क्यूब प्लस आर के फार्मूला पे ये सेट हो गया। अब देखिए क्यू भी कभी कभी 0 आ सकता है, और पूर्ण संख्याएं क्यों है वो भी दिखाते हैं। देखिए अगर हम 20 में भाग लगाते हैं 4 का, तो 4 पंचे 20, ये तो पूरा कट गया, शेष कितना बचा? 0। तो अब देखिए इसको लिखेंगे हम 20 बराबर 4 बी क्यूब 4 गुने 5 प्लस आर। तो देखिए आर का मान 0 भी आ सकता है कभी कभी, इसीलिए इसमें कहा गया कि 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा आर का मान। तो देखिए 0 के बराबर है ना आर का मान, और कभी कभी क्यू भी 0 आ सकता है। तो इतना नोट कर लीजिए, थोड़ा इसको मिटा देते हैं फिर बताते हैं कि क्यू कैसे आता है 0। तो देखिए इसको हम मिटा रहे हैं। अब देखिए क्यू का मान कैसे 0 आ रहा है, ये देखिए। अगर मान के चलिए हम 5 में भाग लगा रहे हैं 6 का, तो इसमें तो 5 में तो 6 का भाग लगेगा नहीं, लेकिन हमको लगाना है। तो क्या करेंगे? 0 बार में भाग देंगे। क्या करेंगे? 0 बार में भाग देंगे। तो इधर कितना हो जाएगा? 0।
6 में 0 से गुना करेंगे तो 0 भी होगा, और इसको घटाएंगे 5 में से 0 गया तो 5, ये हो गया शेष। तो अब देखिए ए तो हो गया ये, बी हो गया ये, क्यू हो गया ये, आर हो गया ये। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे 5 बराबर 6 गुने 0 प्लस 5। तो देखिए इसमें Q का मान 0 भी आ रहा है। तो ऐसे हम भाग लगा सकते, वैसे ये आपको समझाने के लिए था। तो 6 गुना 0 तो 0, और 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5, जो कि 5 के बराबर है। और ये इस फार्मूला पे देखिए, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया Q, ये हो गया R। तो ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आप समझ गए। उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, ये समझ लीजिए आप लोग। और उसका डेफिनेशन भी होता है, जो कि आप लोग बुक में देख लीजिएगा, वैसे हम बता देते हैं। प्रमेयिका और एल्गोरिथम का डेफिनेशन होता है, नहीं तो लिख भी देते हैं। देखिए प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, कथन होता है। जैसे कि अभी हम आपको लिखाए थे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, तो A बराबर होता है B³ प्लस R। तो ये एक सिद्ध क्या हुआ फार्मूला है, यूक्लिड साहब ने दिया था। तो इस फार्मूला पे अगर हम मान को पुट करेंगे दो धनात्मक पूर्णांक को HCF निकालने के लिए, तो इस पे डायरेक्ट निकल जाएगा। तो ये तो फार्मूला आपको प्रूव करके दे दिया गया, तो इसको तो आपको यूक्लिड साहब का कहना है कि इस फार्मूला आप रखिए, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो यही है A बराबर B³ प्लस R। और देखिए प्रमेय का एक सिद्ध क्या हुआ कथन होता है, जिसकी सहायता से किसी अन्य कथन को सिद्ध करते हैं, सिद्ध करते हैं। अब देखिए एल्गोरिथम क्या होता है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए दूसरा है एल्गोरिथम, एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम होता है सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला, सुपरिभाषित चरणों, जिसको अंग्रेजी में स्टेप बोलते हैं, की एक श्रृंखला होती, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। जो किसी विशेष प्रकार की समस्या को हल करने
की विधि प्रदान करती है, विधि प्रदान करती है। तो ये तो हो गया डेफिनेशन। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, एक बार इसको देख लीजिए, इसको लिख लीजिए। देखिए, प्रमेयिका एक सिद्ध क्या हुआ कथन होता है जिसकी सहायता से किसी अन्य कथन को सिद्ध करते हैं। जैसे मान के चलिए यही युक्ति में दिया a बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसका उपयोग हम SCF निकालने के लिए करते हैं। तो ये तो हो गया एक प्रमेयिका। उसके बाद दूसरा है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम होता है सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो किसी विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि प्रदान करती है। तो देख लीजिए, सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला कहने का मतलब है कि सुपरिभाषित, अगर ऐसा चरण जिसको अंग्रेजी में स्टेप बोलते हैं, ऐसा स्टेप जो कि परिभाषित हो, सुपरिभाषित हो, उसका कुछ मतलब निकले। जैसे इसको लिख लीजिए, हम बताते हैं सुपरिभाषित चरणों की मतलब क्या होता है, श्रृंखला का मतलब क्या होता है। देखिए, मान लीजिए अगर आपके पास है 20 और 10 का SCF निकालना है, बोल देगा कि 20 और 10 का SCF निकालिए युक्ति विभाजन एल्गोरिथम से। तो युक्ति विभाजन एल्गोरिथम से 20 और 10 का SCF निकालने के लिए पहले ऐसे करेंगे, बड़ी वाली को A मानेंगे, छोटी वाली को B मानेंगे। पहले देखिए, 20 में नॉर्मली भाग लगा के देखेंगे 10 से, 10 दूनी 20। तो ये तो हो गया डायरेक्ट। इसका शेष कितना बचा है, ऐसे तो कट गया, यहाँ पे 0 शेष बचा, या काट भी सकते हैं। तो देखिए, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से माना, इसको मान लेते हैं बड़ी वाली को A, तो 20 है बड़ी वाली और B है 10। तो देखिए, इसको अब लिखेंगे यहाँ पे नीचे में, तब लिखना पड़ेगा A बराबर होता है B क्यूब प्लस R। तो युक्ति विभाजन एल्गोरिथम से जब भी आपको SCF निकालने के लिए बोलेगा तो इसी फॉर्मूला बोलेगा A बराबर B क्यूब प्लस R। तो ये जो भाग विधि है, इसको आप इस साइड में करके देख सकते हैं, जांच सकते हैं कैसे निकलता है, फिर उसको इस फॉर्मूला पे आप डाल दीजिए। देखिए, A का कितना हो गया, A तो 20 है, बताई हुई थी A, ये हो गया, B हो गया ये, Q हो गया ये, R कौन सा हो गया, देखिए R हो गया ये। तो यहाँ पे हो गया 20, यहाँ पे हो गया 10 गुने 2, शेष कितना 0। तो HCF ये जो अगर R 0 हो जाता है तो लास्ट में जो ये B बचता है, ये देखिए A तो ये हो गया, B ये हो गया, Q ये हो गया, R ये हो गया, तो जो लास्ट में B बचता है उसको बोलते हैं HCF। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 20 तथा 10 का HCF बराबर कितना निकला है 10। अब देखिए, इसी में इसको हम बोलेंगे स्टेप 1। अगर ये तो हो गया स्टेप 1, एक ही स्टेप में ये ख़त्म हो गया, तो फिर भी ये भी हुआ सुपरिभाषित चरण ही, ये किसी सिस्टमेटिक ढंग से लिखा हुआ है। जैसे अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे मान के चलिए लेते हैं हम 7 और 3 का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो उतना नहीं लिखते हैं, बस यही लिखना है। इसको लिख लीजिए, हम मिटाते हैं। यहाँ पे देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कितना का है 7 और 3 का। देखिए, यहाँ पे है 7 और यहाँ पे है 3। तो देखिए, A बराबर तो हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, A बराबर तो हो गया 7 और B बराबर 3। तो A की जगह पर क्या होगा 7 और B की जगह पर 3। तो चेक करने के लिए आप 7 और 3 का ऐसे भाग विधि से HCF पहले निकाल के चेक कर लीजिए, उसके बाद इस फार्मूला पे उसको पुट कीजिए। यहाँ पे 3, तो देखिए ये हो गया 7 बराबर 3 गुने 2 प्लस 1। तो देखिए यहाँ पे R बराबर 0 अभी नहीं है, R 1 बचल है। तो ये तो हो गया स्टेप 1।
और यहाँ पे युक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तो लिख ही देंगे, और माना कि a बराबर इतना, और यहाँ पे साइड में इसको लिख देंगे चूँकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसको पूरा लिख दीजिएगा, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर होगा r और b से छोटा होगा, यही ना होता है। तो अब देखिए यहाँ पे तो r 0 नहीं बचा है, तो r अगर 0 नहीं बचेगा तो हम भाग देते रहेंगे। जैसे देखिए जब तक 0 नहीं बचाता r तब तक स्टेप हमारा चलता ही रहेगा। 7 में 3 का लगा 3 दूनी 6, कितना बचा यहाँ पे 1। तो अगर शेष 0 नहीं बचता है तो इसको क्या करेंगे, ये जो है अब ये b, इस b को यहाँ पे ले आएंगे तो ये हो जाएगा अब a, इसको भाग लगाएंगे 1 से, तो 1 गुना 3, ये पूरा कट गया, तो शेष कितना बचा 0। तो अब ये हो गया, ये 2 स्टेप में होगा। देखिए स्टेप 1 में तो हो गया 7 बराबर 3 गुने 2 प्लस 1, तो 3 दूनी 6 1 7। तो यहाँ देखिए r बराबर 1 है अभी, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो अब लिखेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 में फिर इसको क्या करेंगे, इसी फार्मूला चाहे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं a बराबर बी क्यू प्लस r, नहीं तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं कि एक जगह पे आप आ जाएगा क्या 3 बराबर 2 या गुने 3 बराबर, अब इसके लिए क्या हो जाएगा 3 तो हो गया a, b हो जाएगा 1, तो a बराबर बी क्यू, तो b की जगह पे 1 गुने 3, तो 1 गुने, यहाँ पे हो जाएगा 3 बराबर 1 गुने 3, तो 3 तो हो गया, तो इसमें 0 शेष बचा। यहाँ पे देखिए तो 0 शेष बचा है, तो इसका हो जाए r बराबर 0। तो r बराबर 0 हो जाएगा, तो इसका स्टेप हम अब बंद कर देंगे, इसको स्टेप 2 लिखेंगे। तो स्टेप 2, अब यहाँ शेष 0 बच गया, तो शेष 0 जहाँ बच गया तो वहाँ HCF आपका निकल गया। तो क्या हुआ 7 और 3 का HCF बराबर कितना 1। देखिए 1 HCF आया, और यहाँ ही बोले थे कि जहाँ r 0 हो जाएगा, जिस स्टेप में लास्ट स्टेप में ही 0 होगा, तो 0 हो जाएगा तो उसका जो b होगा b, वो b हो जाएगा आपका HCF। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसी को बोलते हैं। जब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को सॉल्व करने में लगता है तो उसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम उसको बोलेंगे, जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अगर आपको HCF निकालने के लिए देगा किसी संख्या का, तो उस संख्या में अगर युक्लिड विभाजन प्रमेयिका का लगे, चाहे एक स्टेप लगे, 2 लगे, 3 लगे, लेकिन वो तो लग रहा है सुपरिभाषित ढंग से लग रहा है, क्योंकि वो फार्मूला के हिसाब से उसमें स्टेप लग रहा है। तो वही हो गया सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो कि किसी अन्य समस्या को हल करने में हमारी सहायता करते। देखिए तो यही हो गया स्टेप बाय स्टेप। तो यही होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और एल्गोरिथम में यही अंतर है कि प्रमेयिका के स्टेप बाय स्टेप को एल्गोरिथम कहेंगे, ठीक है ना। अब प्रमेयिका तो बता दिए हैं कि एक फार्मूला आता है, जैसे यूक्लिड साहब ने ये वाला फार्मूला दिया आप ही के चैप्टर में, तो ये हो गया एक तरह का फार्मूला समझिए या प्रमेयिका समझिए, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही, और वास्तविक संख्या का आप लोगों का वास्तविक संख्या का थ्योरी पूरा हो गया है। तो कल से आप लोगों को एक्सरसाइज कराएंगे 1.1। तो कल से आप लोगों को एक्सरसाइज करवाएंगे 1.1। जिसके पास NCERT का बुक नहीं है तो आप बुक ले लीजिए, तो आपको अच्छा होगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और इससे पहले हम एक वीडियो बनाए थे मैथ का, BSB 10th 10वीं मैथ का सिलेबस का, जिसमें हम पूरा सिलेबस बताए थे कि किस में क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को। तो अगर उस वीडियो को नहीं देखे आप लोग तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे, तो उसका लिंक हम डाल देंगे, तो वहां जाकर आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि सिलेबस में क्या क्या है पढ़ने के लिए। बाकी देख लीजिए, वास्तविक संख्या का आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद कल से 1.1 स्टार्ट करेंगे। और अगर आप लोगों को बुक तो आप लोग ले ही लीजिएगा, उसके बिना तो नहीं होगा काम। उसके बाद देखिए
टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम इसी एनसीईआरटी बुक हिंदी मीडियम का हम वहाँ पे पीडीएफ आपको अपलोड कर देंगे, और वहाँ से आप सवाल को देख करके बना सकते हैं, और एग्जाम्पल वगैरह भी हम देते रहेंगे यहाँ पे। तो आपका ये वास्तविक संख्या का सिलेबस का थ्योरी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद तो कल मिलेंगे, और कल एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आज के क्लास में बस इतना ही।